एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बुक रिव्यू। स्नेहल त्रिपाठी जी और सोनाली बंसल जी की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसका बुक रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं। कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। इस बुक के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 845 जो है इसका प्रिंट रेट है, और अगर आप इसको खरीदते हैं अमेजोन से तो कुछ दिनों पहले तक ये 795 की मिल रही थी, बट अब मिल रही है 674 की। और अगर आप इसको स्टोर से खरीदते हैं, जो मैंने खरीदा है, तो मुझे ये 550 में मिली है, सिर्फ 550 में, जो कंपैरेटिवली प्राइस जो है काफ़ी कम है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि क्यों इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो रीज़न ये है कि सेकेंड एडिशन जो है इस बुक का मार्केट में आ चुका है। सेकेंड एडिशन जो है वो आ चुका है, इसी वजह से इसका प्राइस जो है वो कम हो गया है। एंड सेकेंड एडिशन के प्राइस की बात करें तो वो है 474 रुपीज़, ठीक है, 474 रुपये। अगेन रीज़न क्या है दोनों में इतने प्राइस डिफरेंस का? तो ये बुक जो है इट कंटेन्स अबाउट 1000 to 1100 पेजेस, और अगर सेकेंड एडिशन की बात करें तो उसमें लगभग 700 पेजेस है, तो 200-300 पेजेस का फ़र्क है। तो मे बी वो एक रीज़न हो सकता है, और इसमें ऑफकोर्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अमेज़ॉन पे रिव्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि जो बुक है उसकी क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स जो कवर है वो काफ़ी अच्छा आपको दिया जा रहा है। एंड अगेन द पेज क्वालिटी जो TMH की बुक्स की होती है, पेज क्वालिटी या फॉन्ट साइज़ आप एक बार देख सकते हैं। फॉन्ट साइज़ जो है तो ये फॉन्ट साइज़ है, और पेज क्वालिटी जो है दोनों ही इसमें बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो ये हो गई एक ओवरव्यू की बातें। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है इस वीडियो में मैं इस बुक के गुड्स एंड बैड्स जो है वो डिस्कस करूँगी, और फिर सेकंड वाले पार्ट में इसी वीडियो की सेकंड पार्ट में इस बुक का कंटेंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये इसीलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि कंटेंट सुनने में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको बस ना जानना होता है कि क्या बुक अच्छी है या नहीं, तो इसीलिए पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग बात करें गुड्स की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गुड्स की तो ये एक शॉर्ट, प्रिसाइज और काफ़ी अच्छी बुक है। शॉर्ट एंड प्रिसाइज का मतलब है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें कम पेजेस में या कम जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये बुक कैरी करती है। सेकंड चीज़ क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो है ही, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चीज़ें या फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही सैम्पल क्वेश्चंस जो है वो दोनों ही आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसमें प्रीलिम्स कैप्सूल दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीलिम्स कैप्सूल जो है आपको हर चैप्टर में मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक एंड होने के बाद आपको प्रीलिम्स कैप्सूल मिलते हैं। बट यूजुअली अगर आप देखिए बाकी बुक्स में क्या होता है कि चैप्टर एंड होने के बाद आपको प्रीलिम्स कैप्सूल दिए जाते हैं। इसमें बीच बीच में भी आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज हम जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है जैसे जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं वो डिस्कस किए गए, फिर उसके बाद प्रीलिम्स कैप्सूल। नदर्न इंडिया के या जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ के जो मूवमेंट्स है वो डिस्कस किए गए, फिर उसके बाद प्रीलिम्स कैप्सूल। मतलब यहाँ चैप्टर एंड नहीं किया गया, पर बीच में आपको प्रीलिम्स कैप्सूल जो दिए गए हैं। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स कैप्सूल जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चाहे वो बैटल्स हो गया हो, चाहे वो अपराइजिंग्स हो, चाहे वो मूवमेंट्स हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, या जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हो। ये सारी चीज़ें जो है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, और स्पेशली प्री में जहाँ से क्वेश्चंस कवर होते हैं, वो सारे प्रीलिम्स कैप्सूल में आपको दिए गए हैं ज़्यादातर चीज़ें, ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें पिक्चर्स जो है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो पिक्चर्स आपको बहुत हेल्प करती है अगर आप पढ़ रहे हैं किसी पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लाला हरदयाल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनको नहीं देखा है, मतलब उनकी कोई पिक्चर नहीं देखी, क्योंकि ज़्यादातर हिस्ट्री की बुक्स में ये नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जो है उनकी पिक्चर दी हुई है, तो वो एक ज़्यादा अच्छी आपको इमेज प्रोवाइड करती है, और साथ ही एक याद रखने के लिए एक थोड़ा सा लिंक जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। अगेन अगर कीवर्ड्स की बात करूँ तो हाँ, कीवर्ड्स हाईलाइटेड है इस बुक में, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर किए गए हैं। बट आई गेस थोड़े और होना था जहाँ ज़रूरत है, तो बट फिर भी एक अच्छा पॉइंट है कि हाँ कीवर्ड जो है ज़्यादातर जगहों में इसमें हाईलाइट किए गए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम ये सोचते हैं कि 3 या 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी मेंस हो चाहे एमपीपीएससी मेंस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस हो, तो उसमें 3 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक जो प्रेजेंटेशन है उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बुलेट्स और कंक्लूजन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो है, ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस कर लिए। एक पॉइंट जो है वो नोट करना है आपको कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में कोई भी अच्छी बुक आती है तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टफ अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ें, आप क्योंकि अगर अवेलेबल है दैट मीन्स आप रिवाइज ही कर रहे हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं उन्हीं बुक्स के साथ। अगर आप नई बुक्स खरीद रहे हैं, मतलब अगर आप नए नए हैं तैयारियों में, अगर आपने शुरू की तैयारी करना और आप बुक्स खरीद ही रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं कहूँगी कि हाँ, आप ये बुक खरीद सकते हैं, या फिर जो भी मैं बुक्स बताती हूँ तो वो आप खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बुक आपके पास हो, पर अगर अच्छी बुक आती है मार्केट में तो आप उसको एक ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब ये बुक हाँ बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स जो है वो हमने देख लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर मी इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट कि हाँ इतनी अच्छी बुक है पर क्यों ये कमियां हैं इसमें, कौन कौन सी कमी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक जो है ना हिस्ट्री की बुक है, और हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप उस बुक के साथ, इसमें स्टफ दिया हुआ है सिर्फ जानकारी के लिए। मतलब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे। तो ऑफकोर्स आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम बाकी हिस्ट्री की बुक्स देखते हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि ये एक स्टोरी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो आप उसको इजीली याद रख सकते हैं। वही चीज़ इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, हिस्ट्री जो है स्टोरी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको जानकारी दी गई है और आपको उस जानकारी को एक जानकारी या आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी तरह आपको सिर्फ याद रखना है और समझना है। तो हालांकि ये अच्छी भी बात है कि बहुत सारा अननेसेसरी स्टफ इसमें नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल हिस्ट्री जो है एक कनेक्ट करने की चीज़ है, तो जो इसमें मुझे मिसिंग लगा। सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जो राइटर्स है वो ऑफ कोर्स आर नॉट हिस्ट्री एक्सपर्ट, मेरे हिसाब से जितना मैं इस बुक को पढ़ के जान पाई हूँ। हिस्ट्री एक्सपर्ट्स मींस अगर आप किसी ऐसे पर्सन की बुक पढ़ते हैं जो हिस्ट्री एक्सपर्ट है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो अलग होता है। वो आपको चाहेंगे कि आप कहानी को समझें रादर कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ठूस दी जाए। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आएगी, वो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और फिर इसके बाद एक और चीज़ मैं बताऊँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव मतलब हाँ, हिस्ट्री में ऐसा होता है कि कनेक्ट करने के लिए आपको कई बार चीज़ें दोबारा बतानी पड़ती है, पर इसमें एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है मल्टीपल जगह पर। लेट्स सपोज आप पढ़ रहे फरमान ऑफ 1717 का फरमान जो फर्रुखसियार ने दिया है, आपको 2 जगह वो मिलेगा। एक जगह पर उसमें अच्छा खासा इतना स्टफ दिया हुआ है कि आप उसको 6 नंबर में आराम से लिख सकते हैं, दूसरी जगह पर उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर एक जगह आपको जहाँ सिर्फ आपको बताना था कि हाँ ये एक चीज़ होती है, जहाँ कम वर्ड्स में भी काम चल सकता था वहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन किया गया है, और ऑफकोर्स जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ तो किया ही गया है। तो ये थोड़ा सा रिपीटेटिव बनाता है और नंबर ऑफ पेजेस जो है बुक्स के वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अगेन मैंने जैसे कहा वही, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको ये बुक ना खरीदना पड़े। ऑफकोर्स आप ये खरीद सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस बुक का कंटेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें हर कंटेंट जो है इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। यूनिट जो है उसमें टोटल यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 8 यूनिट्स मिलेगी आपको। यूनिट वाइज देखिए हम लोग तो मिड 18th सेंचुरी की बात की गई है, जिसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, फिर है राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, थर्ड जो चैप्टर है वो राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी और जिसमें बैकग्राउंड दिया गया है। फिर इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है यूनिट 1 में राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जिसमें कर्नाटक, प्लासी और बक्सर के वॉर जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर इसके बाद यूनिट 2 जो है उसमें ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया दिया गया है। चैप्टर 1 है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन सदर्न इंडिया, चैप्टर 2 है ब्रिटिश एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स, थर्ड है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन नॉर्दर्न इंडिया। फिर यूनिट 3 की अगर हम लोग बात करें तो चेंजेस और इम्पैक्ट जो है ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मेंस में, ठीक है। प्री में भी पूछे जाते हैं पर मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 1 है चेंजेस एंड इम्पैक्ट
ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर चैप्टर नंबर 2 है चेंजेस एंड इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटी। चैप्टर नंबर 3 है चेंजेस एंड इम्पैक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। चैप्टर नंबर 4 है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे पॉपुलर अपराइजिंग्स, जिसमें जो पॉपुलर अपराइजिंग 1857 तक की है वो चैप्टर 1 में डिस्कस की गई है। चैप्टर 2 में रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर 3 में पॉपुलर अपराइजिंग जो 1857 के 1857 के बाद हुई है 1900 तक, उनको डिस्कस किया गया। यूनिट 5 की अगर बात करें तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। यूनिट 5 के चैप्टर 1 में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट 1 है, जिसमें अवेकनिंग इन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया की बात की गई है। चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट 5 का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 2, अवेकनिंग अमंग मुस्लिम, सिख्स, पारसीज एंड नॉन ब्राह्मण्स। फिर इसके बाद हम देखिए यूनिट 6 में, तो इसमें नेशनल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका पार्ट 1 दिया है, जिसमें इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म की बात की गई है। फिर इसके बाद यूनिट 1 जो है 6 जो यूनिट है उसका चैप्टर 1 जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अगेन बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फिर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चैप्टर 3 जो है मॉडरेट फेज है 1885 से लेकर 1905 तक। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है और रेडिकल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 5 जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, मतलब 1905 से लेकर 1918 तक। चैप्टर नंबर 6 जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है उसमें रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है, गदर मूवमेंट्स एंड होम रूल मूवमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। 7 में आपको मिलेगा महात्मा गांधी जी का इमर्जेंस, उनकी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री और उनका जो आइडियोलॉजीज है वो। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 में स्वराजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आप पढ़ेंगे। 11 में राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड फेज जो है चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ेंगे, जिसमें टेररिस्ट मूवमेंट आपको मिलेंगे 1922 के बाद के। 13 में आपको ग्रोथ मिलेगी लेफ्ट मूवमेंट की, जो इंडिया में ग्रोथ है लेफ्ट मूवमेंट की, और स्पेशली एम एन रॉय के बारे में। आगे बात करें 14 चैप्टर आपको मिलता है, जिसमें ग्रोथ ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स मिलेंगे और 1920s और 1930s के जो मूवमेंट्स है उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। 15 में स्टेट्स जो है पीपल्स मूवमेंट, उसकी बात की गई है। 16 में साइमन कमीशन, साइमन बाइकॉट मूवमेंट, यानी कि 1927 से लेकर 29 तक की बात की गई है। 17 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर 34 तक की बात की गई है, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज और कम्युनल अवार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर इसके बाद 18 में आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 3, और इलेक्शन मिलेगा 19 चैप्टर में, इलेक्शन ऑफ 1937, कांग्रेस मिनिस्टर्स। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको मिलेंगे यूनिट 7 में। यूनिट 7 के फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और क्विट इंडिया मूवमेंट 1939 से लेकर 45 तक। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है पोस्ट वॉर नेशनल मूवमेंट है 1945 से लेकर 47 तक। चैप्टर नंबर 3 जो है कम्युनलिज्म, पार्टीशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया। फिर आपको यूनिट 8 में मिलता है जो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एक प्राइमर की तरह, ठीक है। और इसी में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया दिया जाएगा, जिसमें नेहरू एरा, शास्त्री एरा, इंदिरा गांधी एरा और गांधी और नरसिम्हा, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का जो एक पीरियड है वो आपको इसमें दिया गया है, थोड़ा सा सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। अगर हम लोग बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, और सेशंस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो प्रीलिम्स कैप्सूल, मतलब काइंड ऑफ दैट कि हाँ एक छोटी सी जगह में आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली जाती है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अगेन मैं यही कहूँगी कि अच्छी बुक है, बट जो जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, अगर आप उनको इग्नोर कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप ये बुक खरीद सकते हैं अगर आपने तैयारी करना शुरू किया है तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।